हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे द पीडब्ल्यूडी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के बारे में। और हम इतना डिटेल में बात करेंगे कि चाहे आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इट विल बी इनफ। आपको इसके अलावा एटलीस्ट कोई वीडियो या गूगल सर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी इसके बाद भी आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट एक्ट जो है उसी को डाउनलोड करके एक रीडिंग ले लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। अब इसका सिनेरियो क्या था, यानी उस टाइप पे क्या सिचुएशन बनी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट की जो है वो जरूरत पड़ी। तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जब हम एशिया एंड पैसिफिक बोल रहे हैं तो हम एक रीजन डिसाइड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात भी नहीं कर रहे हैं हम, और स्पेसिफिकली इंडिया की बात भी नहीं कर रहे। ये जो है एशिया, जो कि कॉन्टिनेंट है एशिया, और पैसिफिक रीजन की जो है बात हो रही है। तो वहां पे जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है एशिया और पैसिफिक के लिए, उन्होंने दिसंबर 1992 में एक मीटिंग जो है की। उस मीटिंग में उन्होंने क्या किया, एशियन एंड पैसिफिक डेकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ये जो है उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। इन्होंने डेकेड, और कौन सा डेकेड का क्या समझते हैं हम डेकेड से, 1993 से 2002 तक, इस 10 साल को, इस डेकेड को जो है उन्होंने क्या बोला, एशियन एंड पैसिफिक डेकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्संस। अब इस मीटिंग में इन्होंने क्या प्रोक्लेमेशन अडॉप्ट की, इन्होंने अडॉप्ट किया प्रोक्लेमेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी इन एशियन एंड पैसिफिक रीजन। अब इन्होंने ये प्रोक्लेमेशन या ये डॉक्यूमेंट जो है ये अडॉप्ट किया। इसके बाद जो है क्या आया, 1995 में एक्ट आया। इंडिया जो है वो इस डॉक्यूमेंट का साइनेटरी है, SIGNATORY, साइनेटरी। अगर मैं साइनेटरी बोल रही हूँ दैट मीन्स इंडिया ने इस डॉक्यूमेंट को साइन कर रखा है। और ये डॉक्यूमेंट जो है एशियन और पैसिफिक रीजन, पैसिफिक लेवल पे है। और साइन करने के बाद आप जो है, आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप उस एरिया में काम करें जिस एरिया में आपने जो है साइन कर रखा है कि हाँ भाई हम करेंगे, आपने कमिटमेंट दे रखी है। तो इस कमिटमेंट के चलते इंडिया ने 1995 में जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट निकाला। और ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन, फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन और फुल पार्टिसिपेशन की बात जो है इस एक्ट में की गई। अब इस एक्ट को बनाने के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे डिफाइन किए इन्होंने, टू स्पेल आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या काम करने हैं। ठीक है, अब वो चाहे टीचिंग ट्रेनिंग की फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, या एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हो, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो है फोकस करवाने के लिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर स्टेट को, ये इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं। दूसरा था बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। बैरियर फ्री की बात अगर हम करते हैं तो विच मीन्स कि आप जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली है, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो हैं उस एनवायरनमेंट में अपना काम खुद कर सकते हैं, उनको किसी दूसरे पर्सन की हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर है टू काउंटर एक्ट द सिचुएशन ऑफ अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि उनका किसी भी सिचुएशन में अब्यूज होता है या एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उस चीज को काउंटर करने के लिए ये एक्ट जो है, इस एक्ट का ये भी एक एम और ऑब्जेक्टिव है। फिर है स्पेशल प्रोविजंस के लिए, किस चीज में, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इनटू सोशल मेन स्ट्रीम, यानी कि उनको इंटीग्रेट करना है हमें सोशल मेन स्ट्रीम में, क्योंकि जब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होगा तो वो भी रेगुलर और नॉर्मल जो लोग हैं उनकी तरह ही काम करना शुरू करेंगे, और इस वजह से क्या होगा, वो सोशल मेन स्ट्रीम में जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, और लोग भी जो है उनको एक अलग सिंपैथी के नजरिए से नहीं देखेंगे। तो ये जो है, ये क्या है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी की, क्योंकि कोई भी एक्ट होता है वो डेफिनेशंस देता है पर्टिकुलर वर्ड्स की, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डिसेबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, लेस देन 40%, या सॉरी मोर देन 40% जो है वो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप
का हाथ जो है वो लोकोमोशन में नहीं है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी रेस्ट्रिक्शन जो है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, डिसेबिलिटी माना जाएगा। तो ये जो है इसमें डिसेबिलिटी की डेफिनेशन दी गई। अब डिसेबिलिटी की डेफिनेशन के साथ साथ इन्होंने क्या किया, 7 डिसेबिलिटीज ऐसी की, ये जो 7 डिसेबिलिटीज हैं इन्हीं को ये डिसेबिलिटी की डेफिनेशन के अंडर मानते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। डिसेबिलिटी मतलब ये 7 डिसेबिलिटीज। अब इन 7 में अगर हम पहले की बात करें, पहली है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस भी किस में, ये किस चीज में इसको माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, सैनेलिन टेस्ट में। यानी कि आपने सुना होगा कि 6/6 आईज हैं, तो उस 6/6 का मतलब क्या है, क्या आपने कभी सोचा इस चीज का या इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की? तो आज हम वही बात करेंगे। जब हम 6/6 लिखते हैं तो जो ये सेकंड नंबर हम लिखते हैं ये किस लिए होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए। यानी कि सारी सिचुएशन सही होते हुए एक नॉर्मल इंसान कितना देख सकता है, एक रेफरेंस है जो ये 6 है। दूसरा जो है ये वो होता है जो आपकी आईसाइट होती है, जब आपको डॉक्टर बताता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये ब्लाइंड की डेफिनेशन क्या होगी कि 6/60 और 20/200 इससे एक्सीड जो है, इससे ज्यादा आईसाइट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी आईसाइट इससे ज़्यादा है, दैट मीन्स आप इस एक्ट की जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस एक्ट के अंडर, वो आप अवेल नहीं कर सकते, वो आप जो है आपको नहीं मिलेंगी। और अगर आपकी आईसाइट इनसे ज़्यादा है तो आप ब्लाइंड जो है वो नहीं कहला सकते इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब 6/60 और 20/200 का क्या मतलब है, ये जो 20/200 है ये फीट में मापा जा रहा है और 6/60 यानी कि मीटर्स में। ठीक है, 6/60 का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है, वो जितना 60 मीटर से देख सकता है, मान लीजिए यहाँ लेटर्स लिखे हैं। अगर आप कभी डॉक्टर के पास आईसाइट चेक करवाने गए हो तो वो आपको एक बोर्ड जो है वो पढ़ने को बोलते हैं, जो उसमें सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं दैट मीन्स आप 6/60 हैं। और आपको अगर आप नीचे की लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, लेकिन जो सबसे नीचे की लाइन पढ़ देता है वो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, 6/6, क्योंकि वो नीचे की लाइन जो है वो स्टैंडर्ड है उसका, कि अगर आप इतना छोटा पढ़ सकते हैं दैट मीन्स योर आईसाइट इज नॉर्मल। लेकिन सबसे ऊपर उसी को हम क्या बोलते हैं, सैलेंस स्केल, उस टेस्ट को बोलेंगे सैनेलिन टेस्ट, और उस स्केल को जिस पे ये मापा जा रहा है ये चीजें, उसको हम बोलेंगे सैनेलिन स्केल। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं 6/60, यानी कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, आप अगर एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इंसान है वो 60 मीटर से इसको देख रहा है, तो जिसको ब्लाइंड, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसको ब्लाइंड मान रहे हैं वो उतना जो है 6 मीटर से देख पाएगा। ठीक है, ये 6 और 60 का आंकड़ा हो गया। दूसरा है 20/200, यानी कि एक नॉर्मल इंसान जिन लेटर्स को या जिस बोर्ड को 200 फीट से देख सकता है, क्लियरली पढ़ सकता है, तो जितना वो 200 फीट से पढ़ सकता है, एक ब्लाइंड जो है वो उसको कितना 20 फीट से पढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। क्योंकि ब्लाइंड में ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ विजन तो आ ही गया, कि जो बिल्कुल ही नहीं देख सकता, जीरो विजन है, वो तो ब्लाइंड डेफिनेटली माना जाएगा। लेकिन ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें भी बताती है कि दैट योर आई साइट शुड नॉट एक्सीड 6/60 एंड 20/200 ऑन सैनेलिन टेस्ट। ठीक है, ये जो है ब्लाइंडनेस का यहाँ पे मेजरमेंट है ब्लाइंडनेस की। लो विजन की अगर हम बात करें, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे जब एक विजन हमने सेट कर दिया तो फिर लो विजन में क्या आएगा, क्योंकि इनको तो हम ब्लाइंड बोल रहे हैं जो इनसे ज्यादा नहीं देख सकते। तो लो विजन में आएगा कि आपका ट्रीटमेंट हुआ आईसाइट का, या आपकी जो है आईसाइट वीक थी या कोई भी इश्यू था आपकी आंखों के साथ, आपका ट्रीटमेंट हुआ बट स्टिल आप जो है उसका वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जो है वो लो विजन में आते हैं। फिर आता है लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन में कौन आएंगे, जो कि लेप्रेसी को हम हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। तो जो जिनको लेप्रेसी की बीमारी थी, जो कि क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है बट क्योरेबल है, यानी ठीक हो सकती है, बट जिनको लेप्रेसी हो गई उसके बाद वो ठीक हुए, लेकिन वो उस ठीक के में भी वो कितना ठीक हुए उस चीज को हम देखते हैं। तो लेप्रेसी क्योर्ड में
चीजें आगे जो और डेफिनेशंस आती हैं जिसमें कि 2-3 पॉइंट आते हैं, जिसमें एक वो बोलते हैं कि आप जो है डिफॉर्म नहीं हुआ। डिफॉर्म मतलब आपकी जो मान लीजिए आपके हाथ में लेप्रेसी आई और आप जो है ठीक हो गए अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, बट स्टिल आप जो है सेंसेशंस जो है फील नहीं कर सकते। आपको दूर से कोई देखेगा तो ठीक बोलेगा कि बिल्कुल ठीक है ये इंसान, लेकिन आपको सेंसेशंस फील नहीं होती उस पर्टिकुलर पार्ट में, तो वो भी क्या होगा, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन में आएंगे। दूसरा है कि आप जो है पूरी तरह से ठीक हो गए लेकिन आपका कोई भी बॉडी पार्ट जहां पे लेप्रेसी थी, जहां पे वो बीमारी थी, वो आपका डिफॉर्म हो गया। यानी कि अगर ये नॉर्मल पर्सन का हाथ है तो वो इस पोजीशन में नहीं है, डिफॉर्म हो गए, कोई और पोजीशन जो है उसकी हो गई है, तो वो भी किस में आएंगे, लेप्रेसी क्योर्ड में, कि उनकी लेप्रेसी ठीक हो गई बट स्टिल दे आर डिफॉर्म्ड, उनका जो पर्टिकुलर पार्ट है। फिर हम बात करते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट की। अब नॉर्मल जब आप और हम बात करते हैं तो उसको क्योंकि जब हम हियरिंग इंपेयरमेंट की बात करते हैं तो जो चीजें हम सुनते हैं यानी साउंड को जो है वो हम डेसिबल में मापते हैं, और अगर मैं हियरिंग इंपेयरमेंट बोल रही हूं तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 60 डेसिबल और मोर, यानी कि 60 डेसिबल और मोर से ज्यादा ही वो इंसान सुन सकता है। इससे कम अगर आवाज होगी 60 डेसिबल से तो उस इंसान को सुनाई नहीं देगा, वो किस में आएगा, हियरिंग इंपेयरमेंट में। अब 60 डेसिबल मतलब कितना, अगर मैं रॉ लैंग्वेज में बताऊं तो मान जो 30 डेसिबल की अगर हम बात करें तो अगर कभी टीचर ने आपको क्लास में टोका है कि कौन खुसुर फुसुर कर रहा है पीछे से, तो वो जो विस्परिंग है, वो जो खुसुर फुसुर है, वो कितने की होती है, 30 डेसिबल की। यानी अगर कोई टीचर को पता चल रहा है कि विस्परिंग हो रही है कहीं पे, दैट मीन्स वो 30 डेसिबल की आवाज को सुन सकता है, यानी कि उनकी हियरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, क्योंकि जब मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको ये बोला जाता है कि आप अपनी सांसों की आवाज को सुनिए, तो जो ब्रीदिंग की आवाज होती है वो होती है 10 डेसिबल। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं किसी इंसान से वो होती है 40 से 60 डेसिबल। तो जो इंसान नॉर्मल बातचीत को नहीं सुन सकता वो किस में आ गया, हियरिंग इंपेयरमेंट में। यानी कि आपको अपनी आवाज को 60 डेसिबल से इंक्रीज करना पड़ेगा तभी उस इंसान को सुनाई देगा, तो वो हियरिंग इंपेयरमेंट में आएंगे। फिर आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी आपका कोई भी बॉडी पार्ट, चाहे बोन्स हैं, हैंड हैं, लेग हैं, कोई भी जो लिम्ब है आपका, वो क्या है, डिसेबल हो गया है। आपके किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सीडेंट या कोई भी रीजन, बट आपका एक जो है लिम्ब जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आ गया। कि आपकी मूवमेंट, मान लीजिए आपकी हैंड की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है किसी वजह से, कि आप एक कुछ हद तक जो है उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो किस में आ गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। फिर आता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन जब हम बोलते हैं तो रिटार्डेशन मतलब कि नॉर्मल से कम, ठीक है, रिटार्डेड ग्रोथ, तो जो आपकी डेवलपमेंट है दिमागी तौर पे वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है आपकी डेवलपमेंट, तो वो किस में आ जाएंगे, मेंटल रिटार्डेशन में। और जो मेंटल रिटार्डेशन के अलावा जो डिसऑर्डर्स बच गए वो सारे के सारे आ जाएंगे मेंटल इलनेस में। तो ये 7 जो डिसेबिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट हमें पता होनी चाहिए। इन 7 के नाम पता होने चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए। ब्लाइंडनेस में क्या क्या इंक्लूड है, कौन सा विजन इंक्लूड है, ये पता होना चाहिए। हियरिंग इंपेयरमेंट में कितने डेसिबल के ऊपर का जो है इंसान को सुनेगा, कितने के नीचे का नहीं सुनेगा, वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजंस की कि ये एक्ट बोलता क्या, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया कि डिसेबिलिटी क्या होती है और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज इसमें हैं। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसमें 14 चैप्टर्स हैं, 74 सेक्शंस हैं। 14 चैप्टर, अगर आप कोई थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो इट विल बी मच मोर गुड एंड मोर देन इनफ अगर आप इन 14 पॉइंट्स को 2-2, 3-3 लाइन में डिफाइन कर देते हैं। 14 चैप्टर्स ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं ये हैं, 74 सेक्शंस हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट एजुकेशन फील्ड की जब हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 5th चैप्टर में 26 सेक्शन से जो है एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रीलिमिनरी। कोई भी एक्ट अगर आप ओरिजिनल एक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में जो है प्रीलिमिनरी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जिसमें डिफाइन किया होता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये डेफिनेशंस हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं वो प्रीलिमिनरी चैप्टर में डिफाइंड होती हैं। कि इस चैप्टर में, इस एक्ट में जो जो चीजें इंक्लूड हैं, कि मान लीजिए गवर्नमेंट इंक्लूड किया है या उन्होंने ब्लाइंड इंक्लूड किया है, तो कोई भी वर्ड जो है इस एक्ट में यूज हुआ है
उसको वो स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि ब्लाइंड का मतलब जैसे हम लोग मानेंगे कि जिसको बिल्कुल नहीं दिखता, बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया है, तो वो डेफिनेशंस जो हैं वो इस प्रिलिमिनरी चैप्टर में डिफाइंड हैं। दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है वो किस बारे में है? दूसरा है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, तीसरा है स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब ये कमेटीज जो हैं ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल पे होगी और ये वाली जो कमेटी है वो स्टेट लेवल पे होगी, लेकिन इन कमेटीज में कैसे कैसे जो है वैकेंसीज निकलती हैं या कैसे कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, कैसे कैसे वैकेंसीज को फिल किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें इस एक्ट में डिफाइंड हैं। बट आपको इतनी डिटेल में जो है कि वो कैसे होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जानने की शायद जरूरत नहीं है। फिर है चौथा चैप्टर जिसमें ये बात करते हैं प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि प्रिवेंशन की बात की गई है और अर्ली डिटेक्शन की, यानी कि अगर आपको डिसेबिलिटी हो रही है उसके बारे में पहले से ही पता चल जाएगा तो आप अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और वो बच्चा जो है वो सिवियरली डिसेबल्ड होने से बच सकता है। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट को जो है स्टेप्स लेने चाहिए, ये चीजें इसमें मेंशन्ड हैं और गवर्नमेंट को चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, कोई भी मीडियम हो, उसके थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन तभी होगी जब आप जो है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या मेंटली इल है, अगर उसको आपको पता ही नहीं चला, आप जो है उसको डफर बोलते गए या आपने उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एज अ पेरेंट और एज अ टीचर कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और इसको एक्स्ट्रा केयर की और एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो तब तक आप उस चीज को क्योर नहीं कर सकते। क्योंकि मेंटल इलनेस को, मेंटल हाइजीन को, मेंटल हेल्थ को जो है वो ज़्यादा सीरियसली अब तक नहीं लिया जाता। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो आपको उस चीज़ को जो है सीरियसली लेना पड़ेगा पहले, ताकि आप उस चीज़ को पहले डिटेक्ट कर पाएं, फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट कर पाएं कि आपको जो है आपके या आपके बच्चे को ये जो है बीमारी है, इलनेस है, ताकि आप उसका इलाज और जो है वो सही टाइम पे करवा पाएं इलाज। तो ये जो है प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन में है कि बच्चों के जो है स्कूल में रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि आप उस चीज को डिटेक्ट कर पाएं अर्ली स्टेज में। फिर आता है एजुकेशन का पॉइंट। एजुकेशन जो है वो 26th सेक्शन जो है वो यहाँ से शुरू है। एजुकेशन में इन्होंने ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ों की बात की है जो हमने पढ़ी हूँ कि 18 ईयर तक, अप टू 18 ईयर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि जब हम आरटीई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात 14 ईयर्स तक की गई है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन वो इसके बाद आया था 2009-10 में, तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को जो है 18 साल की उम्र तक क्या मिलेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के प्रावधान है। उसके बाद इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि आप सिवियरली डिसेबल्ड को छोड़ के जो बच्चे माइल्ड डिसेबल्ड हैं, माइल्ड डिसेबिलिटी है, उनको जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जो है पढ़ाया जाए, इंक्लूसिव स्कूल्स जो है वो बनाए जाएं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की कि गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स निकालनी चाहिए जिसमें जो इनको एम्प्लॉयमेंट देने में हेल्पफुल हो। दूसरा जो है वैकेंसीज जो है वो कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि मान लीजिए 2019 में कोई वैकेंसी निकली, स्पेसिफिकली रिजर्व्ड थी वो पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है, लेकिन वो किसी भी रीजन से फुलफिल नहीं हो पाई, वो वैकेंसी जो है वो सीट अभी भी खाली है, तो ये नहीं होगा कि आप उस वैकेंसी को किसी और कैटेगरी में शिफ्ट कर दें। आपको वो वैकेंसी नेक्स्ट ईयर की जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें एडअप करनी पड़ेगी। नॉर्मली होता है कि कोई रिजर्वेशन की पोस्ट अगर निकलती है, अगर उस रिजर्वेशन का बच्चा नहीं मिलता है तो वो जनरल में शिफ्ट कर दी जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा और इस वैकेंसी को आपको जो है नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो वैकेंसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। फिर बात आती है एफर्मेटिव एक्शन की, यानी गवर्नमेंट को एफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए किस बारे में कि मान लीजिए लैंड अलॉटमेंट है या फिर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको अपना बिजनेस शुरू करना है, उससे रिलेटेड स्कीम्स होनी चाहिए उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। कुछ फैक्ट्रीज डेवलप की जानी चाहिए जो कि एंटरप्रेन्योर कौन होंगे उसमें, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए उनको एड्स प्रोवाइड करने के लिए। एजुकेशन में तो आप एड्स एंड अप्लायंसेज और टीचिंग एड्स या वो चीज़ों की आप बात अलग हो जाती है, लेकिन इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या लैंड अलॉटमेंट होनी चाहिए स्पेशल स्कूल्स खोलने के लिए या स्पेशल रिसर्च सेंटर्स खोलने के लिए, तो वो बात जो है वो इस 7th चैप्टर में की गई है।
उसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हर जगह पे जब पर्सन विद डिसेबिलिटी को नॉर्मली देखा भी जाता है तो सिंपैथी की नज़र से देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन, कि ये हमसे अलग है, ये बात सोची जाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहली बात, उन्हें एम्पैथी की नज़र से देखा जाना चाहिए। दूसरा जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने हर लेवल पे की है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वर्क प्लेस पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई पर्सन आपके साथ काम कर रहा है तो आप उसको साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि आप जो है उसके साथ खाना नहीं खा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो डिसेबल्ड है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट के मामले में, यानी आपकी जो रोड्स हैं, बसेस हैं, वो सारी की सारी, तो ट्रांसपोर्ट में बसेस, रेलवेज, तो ये सारे के सारे जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं स्पेसिफिकली, उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि अगर आपको याद हो कि अभी जैसे दिल्ली में बसेस की अनाउंसमेंट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नीचे जो उनका चढ़ने का स्टेप होगा वो नीचे की साइड होगा, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं वो बिना किसी दूसरे इंसान की हेल्प के उसमें ट्रेवल कर सकें। तो ये क्या होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन व्हीकल लेवल पे, रोड ट्रांसपोर्ट लेवल पे। दूसरा इन्होंने बात की है रोड लेवल पे, क्योंकि मान लीजिए कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसको दिख ही नहीं रहा है तो वो रेड लाइट को कैसे देखेगा, तो आपको ऐसे ऑडिटरी सिग्नल्स जो हैं वो भी क्रिएट किए जाने चाहिए, ताकि अगर दिख नहीं रहा है तो जैसे ही रेड लाइट आए, अगर कोई ब्लाइंड इंसान वहां खड़ा है तो उसको पता चल जाए कि अभी रेड लाइट और मुझे अभी क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के जो है कि स्पेसिफिकली वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग में रोड्स ऐसे एनग्रेव किए जाने चाहिए जहां पे लो विजन का इंसान जो है वो ट्रेवल कर सके, या जो व्हीकल, जो व्हील चेयर पे जो लोग हैं वो जो है बिना किसी की हेल्प पे वहां पे ट्रेवल कर सकें जब रेड लाइट एरिया हो, रेड लाइट हो। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो है इसमें 8th चैप्टर में बात की गई। फिर जो है रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट की बात की गई कि स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, रिहेबिलिटेशन के फील्ड में, या जो है ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और मैन पावर डेवलपमेंट के फील्ड में जो है रिसर्च की जानी चाहिए। स्पेसिफिकली ये गवर्नमेंट का काम है कि, और लोकल अथॉरिटीज का काम है कि वो इस चीज पे ध्यान रखें। दूसरा जो है इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए किसको, यूनिवर्सिटीज को, ताकि वो इस एरिया में जो है रिसर्च कर सके। उसके बाद अगर हम 10th चैप्टर की बात करें तो इसमें है रिकग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि स्पेसिफिकली रिकग्नाइज किए जाने चाहिए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट की जो है वो बात की जानी चाहिए और उसके बारे में ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। फिर है इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन्स विद सीवियर डिसेबिलिटी, क्योंकि जब माइल्ड डिसेबिलिटी है तब तो हम इंक्लूसिव स्कूल्स की बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। फिर इन्होंने 12th चैप्टर में चीफ कमिश्नर और कमिश्नर्स फॉर पीडब्ल्यूडी की बात की है। चीफ कमिश्नर और कमिश्नर का मेन जो है वो फंक्शन क्या होगा कि वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इंस्पेक्शन देखेंगे, तो इनके पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं वो निर्धारित होते हैं कि आपको ये काम करना है, जिसमें टॉप मोस्ट की अगर हम बात करें तो वो इंस्पेक्शंस होंगे कि ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हो भी रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, फिर 13 चैप्टर में इन्होंने बात की है सोशल सिक्योरिटी की, जिसमें ये बात करते हैं इंश्योरेंस स्कीम्स की और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की, यानी कि सोशल लेवल पे जो है उनको सिक्योरिटी जो है वो फील होनी चाहिए कि आपने अगर पढ़ाई पूरी भी कर ली है और आपको मान लीजिए जॉब नहीं मिली है किसी भी रीज़न से, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा, आपके जो है पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए स्पेसिफिकली इंश्योरेंस स्कीम्स होनी चाहिए ताकि वो सोशली जो है सिक्योर फील कर सकें। अब इन पॉइंट्स के अलावा जो 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं, कुछ भी हर एक एक्ट में जो है वो हमेशा मिसलेनियस में डाल दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे 14 चैप्टर्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं 74 सेक्शंस। 20 ये अगर हम बात करें एजुकेशन के पर्पज से, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जो पॉइंट आपके फोकस के हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एफर्मेटिव एक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्लस सोशल सिक्योरिटी, और दूसरा रिकग्निशन। तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने जब भी आप पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की बात करते हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट PWD एक्ट 1995। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, मान लीजिए आपको ये चीजें समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बाकी और एजुकेशनल कंटेंट की वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।